जब जीरा लाइट ब्राउन हो जाए तो उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। इसको भूनने के लिए हम थोड़ा सा पानी लेंगे। फिर विनेगर, 2 टीस्पून विनेगर डाल रहे हैं और 2 टीस्पून चिली सॉस। चिली सॉस ज्यादा भर भर के नहीं डालनी है, थोड़ी स्पून को खाली रखनी है। टोमेटो सॉस, वैसे नीरज जी तो काफी चटपटे बनते होंगे जी, क्योंकि इसके अंदर चिली सॉस भी डल रही है, टोमेटो सॉस भी डल रही है, सोया सॉस भी डल रही है, तो ये तो काफी चटपटी हो जाती है। नमक हम थोड़ा सा कम डालेंगे क्योंकि नमक हमने चावल उबालने में भी डाला है और अब इस मसाले में भी डालेंगे, तो इसलिए थोड़ा कम डालेंगे ताकि नमक कड़वा ना हो जाए। ये देखिए मसाला हमारा भुन चुका है, तो इसमें हमें ऑमलेट डालना है। जब ये भी थोड़ा भुनने लगेगा तो हम इसमें राइस डालेंगे। और थोड़ा सा पानी। और बहुत हल्के से और एहतियात से इसको चलाएंगे कि चावल टूट ना जाएं। अब हम थोड़ा सा सिम पर इसको बनाएंगे। अगर आपके चावल उबलने में थोड़े कच्चे रह गए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको ढक भी सकती हैं। वैसे तो इसको पूरा ही बॉईल करना है, चावल को कच्चे नहीं रखने, लेकिन अगर रह जाते हैं गलती से थोड़े कच्चे तो हम इसमें पानी डाल सकते हैं थोड़ा सा, और फिर ढककर इसको रख दीजिए थोड़ी देर के लिए सिम पर। अभी देखिए नीचे से हमारा पानी जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो अब हम इसको सर्व करेंगे। राइस विद ऑमलेट बनकर तैयार हो चुके हैं, अब हम इनको सर्व करेंगे। तो नीरज जी, ये आपका जो रेसिपी थी आपकी, ये जो मैंने बनाई है, ये बिल्कुल ठीक बनाई है? जी, इसी तरह से बनाती हैं आप? जी। ठीक है, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि शायद मैं कुछ गलत कर जाऊंगी। आपके शौक और क्या क्या है? मतलब जैसे घूमना, शॉपिंग करना, ये तो आप करती ही हैं, तो जब कुकिंग का भी शौक तो रखती होंगी, तभी आपने इतनी अच्छी एक रेसिपी हमें लिखकर भेजी। तो कुकिंग का शौक जब रखती हैं तो किस तरह से बनाती हैं आप? देखिए मैं अब इसको गार्निश कर रही हूँ।
हम इसको गार्निश करेंगे शिमला मिर्च के साथ। ये देखिए, अब हम इसकी बाउंड्री बना रहे हैं, क्योंकि हमने शिमला मिर्च को इसीलिए चुना क्योंकि राइस जो है हमारे वो व्हाइट हैं, तो इसके ऊपर जो है ग्रीन कलर एकदम अलग से नजर आएगा। और शिमला मिर्च की शेप भी बहुत अच्छी है कि ये राउंड में आ रही है। तो नाजरीन, बनकर तैयार है हमारी राइस विद आमलेट रेसिपी जो भेजी है हमें नीरज जी ने। मुझे उम्मीद है ये आपको जरूर पसंद आई होगी और आप भी इसको जरूर ट्राई करेंगे। तो नोट कीजिए हमारी रेसिपी राइस विद आमलेट। राइस विद आमलेट के लिए चाहिए उबले हुए चावल, अंडा, विनेगर, सोया सॉस, चिल्ली सॉस, टोमेटो सॉस, अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा और नमक। राइस विद आमलेट बनाने का तरीका: सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल गरम करें, उसमें जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, पानी, विनेगर, चिली सॉस, टोमेटो सॉस, नमक और आमलेट डालकर अच्छी तरह भूनें। फिर भुने हुए मसालों में चावल और पानी डालकर थोड़ी देर पकाएं। इसके बाद एक सर्विंग प्लेट में शिमला मिर्च से गार्निश करके सर्व करें। नीरज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस शो में आई और हमारे इस शो का हिस्सा बनी और हमें इतनी अच्छी रेसिपी सिखाई। आपका भी शुक्रिया। आप भी बन सकती हैं नीरज जी की तरह हमारे शो का हिस्सा। बस आपको करना है इतना कि भेजनी है एक रेसिपी। वो रेसिपी अगर सिलेक्ट हो जाती है तो आप भी हमारी मेहमान बन सकती हैं हमारे किचन में। इसके लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। नाज़रीन, अब वक्त हो चला है मेरे रुखसत होने का और मैं रुखसत होती हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगी कुछ नई रेसिपीज के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज। बीबीसी, दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व सल्लल्लाहु व सल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकरमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाज़िर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, द
झारखंड के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता टक्करनामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नमस्कार, दुनिया अपडेट में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस एपिसोड की सुर्खियों पर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने फिर से दिखाया भारत विरोधी रवैया। फ्रांस में वेश्यावृत्ति पर लगाम लगाने के लिए संसद में बना विवादित कानून। और बांग्लादेश में हिंसा और टकराव का दौर जारी। भारत के साथ लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट पर फीकी शेख हसीना की उम्मीदें। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत के बारे में विवादास्पद बयान दिया है। नवाज का कहना है कि कश्मीर मुद्दे को लेकर दोनों देशों के दरमियान चौथा युद्ध छिड़ सकता है। हालांकि बढ़ते दबाव के चलते शरीफ के तेवर नरम पड़ गए हैं और उन्होंने इस मसले को बातचीत के जरिए हल करने की बात कही है। लेकिन शरीफ का ये बयान उनकी भारत विरोधी मानसिकता को एक बार फिर से उजागर करता है। ये बात भी पूरी तरह साफ है कि जब से पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत आई है, तब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर तनाव काफी बढ़ गया है। पाकिस्तान के मुखिया नवाज शरीफ ने फिर भड़काऊ बयानबाजी की है। भारत से 3 बार जंग में पराजित होने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक और जंग की बात कही है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की काउंसिल को संबोधित करते हुए शरीफ ने ये बात कही। हालांकि जब उन्हें अपने बड़बोलेपन और मामले की गंभीरता का एहसास हुआ तो वो अपने बयान से बैक ट्रैक कर गए। शरीफ की ये बयानबाजी भारी आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में लोगों का ध्यान बटाने के लिए चाल थी या फिर कट्टरपंथियों के दबाव का नतीजा? इसका जवाब तो वही बेहतर दे सकते हैं। लेकिन भारत ने इस मसले पर जिस तरह एकजुट होकर तुरंत और कड़ी प्रतिक्रिया दी, उसने पाकिस्तान को बयान बदलने पर मजबूर कर दिया। इस तरह की बातें करना जंग की, वो भी 21st सेंचुरी में, समझ में नहीं आता। अमेरिका ने इतनी जंगें की अभी पिछले 10 साल के अंदर, किसी भी जंग में उसने कोई अपना ऑब्जेक्टिव नहीं पूरा कर पाया। पाकिस्तान इससे पहले भी बहुत सी जंगें हिंदुस्तान से कर चुका है, हमेशा उसकी हार हुई है, उसका नुकसान हुआ है। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान टूट भी गया, बांग्लादेश का गठन हो गया। तो इस तरह की बातें पता नहीं क्यों वो करते हैं। पाकिस्तान एक बार फिर से कश्मीर मसले को हाईलाइट करना चाहता है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी कैंप फिर से सक्रिय हो गए हैं। हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया सैयद सलाहुद्दीन और लश्कर तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद की गतिविधियां भी बढ़ गई हैं। पाक अधिकृत कश्मीर के नौजवानों और छोटे बच्चों को भी आतंकवादी बनाने की ट्रेनिंग फिर से तेज हो गई है। आतंक का ये खेल भले ही पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के समर्थन से चल रहा हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि शरीफ इन सब से अनजान हो। पाकिस्तान की राजधानी मुजफ्फराबाद में जिस तरह भारत का मोस्ट वांटेड गुनहगार और उसके साथ ही हथियार लहराते घूम रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि उन्हें पाक हुकूमत की किस तरह शय हासिल है। इन आतंकियों से वहां की आम जनता भी परेशान है और उसने इनके खिलाफ धरने प्रदर्शन भी किए हैं। हमने वहाँ पर पीस रैली की थी और पीस कॉन्फ्रेंस की थी इन सो कॉल्ड जिहादियों के खिलाफ कि वी डू नॉट वांट देयर प्रेजेंस इन
our area, which is they are creating problems for us. They are creating problems for us on this side, and when they go across, they create problems for our brothers on the other side. पाकिस्तान की आम जनता भले ही भारत विरोधी ना हो, लेकिन ऐसा लगता है कि पूरी लीडरशिप, खासतौर पर मौजूदा हुकूमत और उसके सरबराह नवाज शरीफ जरूर भारत मुखालिफ हैं। हालांकि ऊपरी तौर पर वो भारत के साथ बातचीत का प्रस्ताव कई बार रख चुके हैं, लेकिन हकीकत में उनका रवैया भारत के साथ दोस्ती के खिलाफ है। नवाज ने सत्ता में आने से पहले अपनी जनता से जो वादे किए थे, उनमें से कोई भी वो पूरा नहीं कर पाए हैं। चाहे वो बिजली कटौती से निपटना हो या फिर महंगाई में कमी लाना, आतंकवाद का खात्मा हो या फिर तालिबान संकट को सुलझाना, शरीफ साहब हर मोर्चे पर फेल साबित हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तान की जनता उन्हें कोसती फिर रही है। जो भी आए नवाज शरीफ, जरदारी, जो भी आता है वो करता तो कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ वोट लेते हैं और चल देते हैं बस। महंगाई कम करो, कम से कम खाना पीना तो कम से कम इंसान को कम करे ना। बिजली तो इसी में बंदा मर गया, ये सारे जिम्मेदार यही है, गवर्नमेंट है। जो मर रहे हैं, खुदकशी कर रहे हैं, अपने बच्चों को मार रहे हैं, ये महंगाई की वजह से। पाकिस्तान ने भारत पर दबाव बनाने और उसे घेरने के लिहाज से एक और चाल चली है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा है कि भारत को सियाचिन से सेना हटा लेनी चाहिए, क्योंकि इससे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि अजीज को अपने सैनिकों की मौजूदगी और उससे होने वाले नुकसान नहीं दिखाई दिए। इससे पहले पाकिस्तान अमेरिका से कश्मीर मसले पर मध्यस्थता की मांग भी कर चुका है, जिसे अमेरिका ने ठुकरा दिया था। पाकिस्तान के रवैये से साफ है कि वो हर हाल में भारत पर दबाव बनाना चाहता है और इसके लिए लगातार नई चालें चलने में लगा है। फ्रांस की संसद ने एक नया और विवादास्पद कानून पारित किया है। ये कानून वेश्यावृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया है। अगर इसे सेनेट की मंजूरी मिल जाती है तो स्वीडन और नॉर्वे के बाद फ्रांस भी उन देशों में शामिल हो जाएगा जहां प्रोस्टिट्यूशन से निपटने के लिए कड़े कानूनी नियम है। फ्रांस के नए कानून के मुताबिक यौन संबंधों के बदले पैसे देने पर किसी को अपराधी माना जाएगा और उसे सजा भी मिल सकती है। इसके अलावा उसे भारी जुर्माना भी देना होगा। हालांकि इस सख्त कानून का फ्रांस में काफी विरोध हो रहा है और इस मसले पर फ्रांस की जनता में काफी मतभेद है। दुनिया भर में फ्रांस की छवि एक रंगीन मिजाज देश की है, मौज मस्ती और आधुनिकता से भरपूर। लेकिन लगता है कि फ्रांस अपनी ये छवि बदलने के लिए उतावला है। मोस्ट रोमांटिक शहर के तौर पर मशहूर पेरिस की रंगीन रातें गुजरे जमाने की बात बन जाएंगी। दरअसल फ्रांस हुकूमत वहां पर बढ़ती वेश्यावृत्ति से काफी परेशान है। इस पर रोक लगाने के लिए उसने कई उपाय भी किए, लेकिन वो कारगर साबित नहीं हुए। इसलिए अब फ्रांस ने अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया है। फ्रांस में अब वेश्याओं पर नहीं बल्कि उनकी सेवा लेने वालों पर लगाम कसी जाएगी। ऐसे ग्राहकों से लगभग $2000 जुर्माना वसूला जाएगा। जाहिर सी बात है कि विकसित देश फ्रांस के निवासियों के लिहाज से भी ये रकम काफी ज्यादा है। यही वजह है कि इस मसले पर वहाँ खूब हो हल्ला हो रहा है। It's a return of ordre moral, moral order, in which the states is going to tell you what is good or not. I'm sorry, this belongs to each person, but it doesn't belong to the state. No state in the bedroom. फ्रांस की जनता इस विवादास्पद कानून पर दो भागों में साफ तौर पर विभाजित दिखाई दे रही है। बहुत से लोगों का मानना है कि ऐसे कड़े उपायों के चलते दुनिया के सबसे पुराने पेशे पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस कानून से कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि इसके चलते पुलिस को और ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इस मसले के समर्थन और विरोध में वहां लगातार रैलियां हो रही हैं।
सेक्स वर्कर्स ने भी वहाँ काफी हंगामा किया है और उनका कहना है कि ये उनकी आजीविका का साधन है। लेकिन लगता है कि हुकूमत पर इसका कोई असर नहीं होने वाला और वो इस कड़े कानून के लिए मन बना चुकी है। मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ कि संसद में ये बिल पास हो सका। इससे हमें वेश्यावृत्ति और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। हमें उम्मीद है कि मासूम बच्चे और बच्चियाँ अब इस दलदल में नहीं धंसेंगे। फ्रांस के गृह मंत्रालय के मुताबिक यहाँ मौजूद यौन कर्मियों में 80% से ज्यादा विदेशी हैं और वे अपराधी गिरोहों के चंगुल में फंसी हुई हैं। इन महिलाओं को इस खतरनाक चंगुल से निकालना होगा। हुकूमत का कहना है कि उसका मकसद यहाँ विदेशी दलालों के नेटवर्क को तोड़ना है, जो खासा मजबूत है। हालांकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि फ्रांस की हुकूमत मॉरल पुलिसिंग कर रही है, जिसे स्वीकारा नहीं जा सकता। भले ही फ्रांस में बहुत से लोगों को हुकूमत का ये कदम पसंद न आया हो, लेकिन आयरलैंड और जर्मनी भी जल्द ही ऐसा कानून बनाने पर विचार कर रही है। यानी मतलब साफ है कि यूरोपीय संघ के देशों में एक और मामले पर परस्पर एकजुटता दिखाई पड़ रही है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा रोजाना शाम 6:30 बजे। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। लखनऊ में वाक़ दरगाह हजरत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत, देखिए प्रोग्राम बारगाह अकीदत में।
की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। बांग्लादेश में हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक घमासान चरम पर पहुंच चुका है। इस बीच भारत और बांग्लादेश के दरमियान प्रस्तावित लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट भी खासा चर्चा में है। हालांकि भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी इसका विरोध कर रही है, लेकिन अगर ये समझौता होता है तो इससे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को खासा चुनावी फायदा हो सकता है। बांग्लादेश में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं। बांग्लादेश के भविष्य के लिहाज से ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन फिलहाल चुनाव सही वक्त पर हो भी पाएंगे या नहीं, इस पर सवालिया निशान लग गया है। दूसरा सवाल ये है कि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होंगे या नहीं, जैसा कि विपक्ष आशंका जता रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक अंतरिम सरकार का गठन किया है और मुख्य विरोधी बेगम खालिदा जिया को सीधे शामिल होने की पेशकश की है, लेकिन खालिदा की नजरों में शेख हसीना खुद एक समस्या है, इसलिए उन्होंने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। इस बीच बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि शेख हसीना गद्दी नहीं छोड़ना चाहती, इस वजह से वहाँ समस्या लगातार बढ़ रही है। The demand for a non-party caretaker government, to me, is not enough. Because what does the non-party caretaker government stand for? Who is going to form the non-party caretaker government? What will be the mandate and what will be the modalities of the non-party caretaker government? Because in the past we have seen in all the non-party caretaker government, whichever party has lost has claimed that there was rigging of some kind or the other. We have seen that the opposition never goes to parliament and does not allow the parliament to play and function in the way a democratic parliament is supposed to function. So I do not think just having a non-party caretaker government is the solution. प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संविधान में कुछ संशोधन किया है। इसने खालिदा जिया का गुस्सा और भड़का दिया है। बांग्लादेश में हर दूसरे दिन हड़ताल आयोजित होती है। इसके अलावा आम आदमी बुरी तरह परेशान। सत्ता पक्ष और विपक्ष के झगड़े में आम जनता की मुसीबतें बढ़ गई हैं। इसके अलावा बढ़ते भ्रष्टाचार की वजह से भी सरकार की लोकप्रियता में कमी आई है। इस सब से निपटने के लिए शेख हसीना मास्टर स्ट्रोक चलना चाहती है। वो भारत पर लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट साइन करने के लिए दबाव बना रही है। इस समझौते के तहत भारत को अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बांग्लादेश को देना होगा। इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी, जो मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के सहयोग के बिना मुमकिन नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है। शेख हसीना को भारत समर्थक माना जाता है, इसलिए वो चाहती हैं कि भारत के साथ समझौता जल्द से जल्द लागू हो जाए। बांग्लादेश में इस वक्त जिस तरह अफरा तफरी मची है, उससे निपटने के लिए ये समझौता एक कारगर हथियार साबित हो सकता है। अब वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर।